कल हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को पढ़े थे और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को दरअसल कल उसका डेरिवेशन किए थे। तुमको ऐसा लग रहा होगा कल के क्लास से कि कितना लंबा चौड़ा और कितना कठिन डेरिवेशन है। लगभग 1.25 घंटे का वीडियो बना था। आज हम लोग उसको फॉलो अप करेंगे। तुमको ये पता चलेगा कि श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन बहुत इजी है, बहुत इजी है। तुमने एक बार उसको पढ़ा होगा जैसा मैं उम्मीद करता हूँ। एक बार और तुम देखो कि हम उसको कितना इजी वे में डिराइव कर सकते हैं। एक्चुअली में डेरिवेशन वर्ड सही नहीं है श्रोडिंगर के लिए, उसको फॉर्मूलेशन कहते हैं। तुमने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो तुमको कुछ स्टेप्स समझ में आए होंगे। कोई भी जब हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं तो हमको स्टेप को याद रखना चाहिए। तो क्या क्या स्टेप था उसमें, उसको मैं पहले लिख देता हूँ और उसके बाद फटाफट मैं 10 मिनट में एक बार डिराइव करके तुमको दिखा देता हूँ, और ताकि तुमको रिफ़्रेश हो जाएगा, ये समझ में आएगा कि ये ईजी है, और फिर हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। तो जो स्टेप्स हैं वो पहला स्टेप क्या था कि जो हमारा वेव होता है, क्लासिकल वेव होता है जो लहर जैसा चलती है, उस वेव का एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो तुम उस इक्वेशन को लिख लो। तो पहला स्टेप तुमको ये याद रखना है कि del 2y, और y किसका फंक्शन है, x और t का, अपॉन del t स्क्वायर बराबर c स्क्वायर इंटू del 2y एक्स टी अपॉन del x स्क्वायर। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में हमने क्या किया था कि ये जो y है इसको 2 हिस्से में तोड़ दिया था, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। इस बात को याद रखते हुए कि gt का मान कितना था, a sin 2 पाई न्यू t, जहाँ के सारे फंक्शंस तुमको पता है कि कौन सा क्या है। मैं उसको भी अब डिटेल डिस्कस नहीं करूँगा। तीसरा स्टेप में मैंने क्या कहा था कि इस y की मदद से, इसकी मदद से तुम ये निकालोगे और वो निकालोगे। तो हमारा तीसरा स्टेप वह है कि टू फाइंड del 2y अपॉन del t स्क्वायर एंड del 2y अपॉन del x स्क्वायर। y के बगल में जो ब्रैकेट में x और t लिखा है तुम उसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन तुमको ये जानते रहना पड़ेगा कि वहाँ पर है। चौथे स्टेप में हमने क्या किया था, तुमको याद होगा तो, एक छोटा सा इक्वेशन को हमने सब्स्टिट्यूट किया था, c बराबर न्यू लेमडा, जहाँ पर c वेव का वेलोसिटी है, न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी और लेमडा वेवलेंथ की लंबाई। पांचवा में हमने क्या किया था, डी ब्रॉगली इक्वेशन को यूज़ कर लिया था, लेमडा बराबर h अपॉन mb, डी ब्रॉगली इक्वेशन। और छठा स्टेप में हमने क्या किया था कि टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब हो गया ये हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हो गया v। बस अगर ये तुम स्टेप्स को फॉलो करोगे और आराम से बनाओगे, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है, समझते हुए, तो तुमको कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे देखो, del 2y अपॉन del t स्क्वायर बराबर c स्क्वायर del 2y अपॉन del x स्क्वायर। फिर वो तो सीधा सीधा है, y बराबर
और एक्स टी को मैं नहीं लिखता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, y बराबर साई एक्स जी टी, और y बराबर तुमको मालूम है जी टी का मान a साइन 2 पाई न्यू टी। इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। अब यहीं से तुम ये दोनों को निकालो, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करो डेल वाई बाई डेल टी। अब तुमको मैंने क्या बताया है, टी के लिए करना है तो टी वाले को करेंगे, बाकी कांस्टेंट रहेगा। तो साई जो एक्स पर डिपेंड करता है उसको बाहर रहने दो, तो साई, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो मैंने क्या कहा था, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। फिर मैंने क्या कहा था, 2 पाई न्यू एक्स्ट्रा है उसको भी एक बार निकालो, और वो उधर भी रहेगा, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। तुम ऐसा भी लिख सकते हो एग्ज़ाम में, मैथ्स है तुम्हारे पास, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, गलती भर नहीं होनी चाहिए। दोबारा अगर इसी को करोगे तो डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर, फिर वही कहानी होगी। साई एक्स पर डिपेंड करता है उसको रहने दो, ए कांस्टेंट है, 2 पाई न्यू कांस्टेंट है, और यहाँ से एक बार फिर से 2 पाई न्यू आएगा तो फिर 2 पाई न्यू लिखो, और कॉस का माइनस होता है तो पहले ही माइनस डाल दो, और कॉस के बदले में साइन 2 पाई न्यू टी कर दो। तो ये एक वैल्यू निकल गया। इसको मान लो इक्वेशन 3। इसको निकालने के लिए क्या करोगे, एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करो। तो एक्स के रूप में 2 बार डिफरेंशिएट करो, तो इसको एक बार करेंगे तो क्या होगा, डेल साई डेल वाई बाई डेल एक्स, एक्स के रूप में करना है तो ये सभी कांस्टेंट हो जाएंगे, तो इसको तुम बाहर कर दो, ए साइन 2 पाई न्यू टी, और इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख दो, डी साई बाई डी एक्स। हम यहाँ चाहें तो एक्स लिख सकते हैं ब्रैकेट में, चाहें तो नहीं लिख सकते हैं। दोबारा कर दो तो ये हो जाएगा डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर बराबर ए साइन 2 पाई न्यू टी, और इसको 2 बार लिख दो। देखो कितना इजी है, और ये मान लो कि 4 नंबर तो हो तो गया। अब तुमको करना क्या है कि 3 से ये उठा लो, 4 से इसको ले लो, और ये दोनों को इसमें रख दो। तो फ्रॉम 1, 3 एंड 4, फ्रॉम 1, 3 एंड 4। क्या हो जाएगा, देखो इसके जगह में ये लिखना है तो लिखो माइनस साई ए, और इसको गुना करोगे तो 2 दूनी 4, और पाई बाई पाई स्क्वायर न्यू न्यू स्क्वायर। ये भी ध्यान रखना कि रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं यहाँ भूल गया तो भूल गया, वहाँ गुना करके वहाँ लिख दे रहा हूँ। ये सबसे मत सोचना, क्योंकि तुम में से अधिकांश बायो के बच्चे हैं, इसलिए मैं बार बार इन बातों को बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि इसके बाद वो 4 पाई स्क्वायर नहीं लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, नंबर कट जाएगा, वो सब कुछ नहीं होता है। यहाँ लिख देते तो भी ठीक था, वहाँ लिख दिए तो भी ठीक है। मैथ्स में ये हमको फ्रीडम है। तो ये हो गया, और ये हो गया साइन 2 पाई न्यू टी। तो इसको हमने लिख दिया बराबर सी स्क्वायर, और फिर ये वाला लिख दो, ए साइन 2 पाई न्यू टी, ए साइन 2 पाई न्यू टी डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर। और एकदम बिना सोचे समझे ना, रट्टा मत मारना, नहीं कर पाओगे। और जहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको कर दो।
तो देखो ये a और ये कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 पाई न्यू टी, साइन 2 पाई न्यू टी कैंसिल हो जाएगा। जो बच जाएगा उसको लिख लो। और मैं क्या कर रहा हूँ कि ये दाहिने वाले को इधर लिख दे रहा हूँ, इसको इधर लिख दे रहा हूँ पहले ही। तो उसको अगर मैं इधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर बराबर ये है -4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर साई। थोड़ा सजा दिया, उसको उधर कर दिया। तो हो गया मेरा पहला स्टेप, मैंने कर लिया। मैंने दूसरा स्टेप भी कर लिया, मैंने तीसरा भी कर लिया। इसको भी लिखा, ये भी लिखा, फिर ये दोनों पता किए, फिर उसको डाल दिए, फिर सरल कर लिए और फिर ये मिल गया। मान लो इसको इक्वेशन 5। ये भी मत ज़्यादा ध्यान देना कि कल तो सर इसको इक्वेशन वो लिखे थे, आज 5 लिख रहे हैं, कल 6 लिखे थे कि 4 लिखे थे। वो सब वैसा मत करना बेवकूफ़ी। इसीलिए कह रहा हूँ कि समझ करके आगे बढ़ो। अब हमको क्या करना है, देखो चौथा स्टेप में बोल रहा है सी के जगह में न्यू लैम्डा लिख दो। तो लिख दो सी के जगह में न्यू लैम्डा। सी बराबर न्यू लैम्डा है तो सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, न्यू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। तो उसको लिख दो। तो ये हो जाएगा d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर, और सी स्क्वायर को उधर भी ले जा सकते हैं। एक स्टेप ले जाओ, ले तो जाना ही पड़ेगा। इसको 5 मान लो। ये इधर गुना, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, और उसके जगह में वहाँ लिख दो। तो d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस सी स्क्वायर के जगह में क्या लिखेंगे, न्यू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। तो न्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4 पाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर। इसको मान लो 6 नंबर। तो ये तुम्हारा चौथा स्टेप भी हो गया। अब क्या करना होगा, ये 5वां स्टेप को डाल दो। 5वां स्टेप क्या है, लैम्डा बराबर h/mv। तो यहाँ स्क्वायर है तो वहीं पर स्क्वायर लिख लो और आसान हो जाएगा। तो लैम्डा स्क्वायर बराबर हो जाएगा h स्क्वायर बटे m स्क्वायर v स्क्वायर। उसको लिख दो। तो यहाँ पर नीचे है, उसको लिखोगे ना तो m स्क्वायर v स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर, और यहाँ h स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान लो 7। तो तुम्हारा 5वां स्टेप भी हो गया। अब छठा स्टेप में क्या बोलता है, एनर्जी के मान को यहाँ डालना है। डालने का हमारा पर्पस ऐसा भी है कि यहाँ पर जो m स्क्वायर v स्क्वायर है उसके बदले में मैं वहाँ से लाना चाह रहा हूँ। तो कैसे करके लाऊंगा, देखो मैं यहाँ चाह रहा हूँ किसी तरह से मेरा ये m स्क्वायर v स्क्वायर बन जाए। तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो v को इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा e माइनस v। और 2 भी नहीं चाहिए तो 2 को इधर ले आऊँगा तो 2 इधर आएगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा e माइनस v। तो m v स्क्वायर हो गया। लेकिन मुझको चाहिए m स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा, m से यहाँ भी गुना कर दूँगा और m से यहाँ भी गुना कर दूँगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माने बात तो बराबर हो गई। अब मैं इसको थोड़ा सजा करके लिख दूँगा तो ये हो जाएगा 2m और ब्रैकेट में e माइनस v, और m इंटू एम बराबर m स्क्वायर और v स्क्वायर तो है ही। तो देखो वहाँ से तुमको m स्क्वायर v स्क्वायर का मान पता चल गया कि इतना बराबर इतना होता है। तो वही तो चाहिए था ना, तो उस वैल्यू को यहाँ लिख दो।
तो क्या हो जाएगा, फोर पाई स्क्वायर 2m e माइनस भी, और कहीं साई छूट रहा है, देखो यहाँ पर ये तो रखे, ये साई को लिखना भूल गया, ये साई को लिखते जो, ये अब इसको इधर ले तो हो जाएगा d2 साई बाई dx स्क्वायर, तो माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस भी साई, और इसको तो इधर लाए तो इधर 0 बच गया, तो ये 0 हो गया। तो यही ना किए हैं, कल इसी को तो अपन डिराइव किए थे। तो देखो कि कितने छोटे से जगह में कितना आसानी से ये हो गया है। इसको बताने का मेरा उद्देश्य यही था कि तुम जब घर में इसको रिवाइज़ करोगे तो ऐसे अगर स्टेपिंग के हिसाब से अगर तुम समझोगे, एक एक स्टेप को समझ लोगे, स्टेप को अगर मेमोरी में रखोगे, तो इसको करना तुम्हारे लिए एकदम स्कूल वाली बात हो जाएगी, बच्चों वाली बात हो जाएगी। पढ़ने का उद्देश्य हमारा यही होता है कि हम चीज़ों को इतना इजी वे में रिप्रेजेंट कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें कि वो अपने को भी समझ में आए, सामने वाले को भी समझ में आए। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को तुम फॉर्मुलेट कर पाओगे, और अभी हम इससे आगे की कहानी को देखेंगे। ये जो इक्वेशन है, इसको मैंने कल क्या लिखा था, अब देखो, दिस इज श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। इसके प्रत्येक शब्दों को हमको समझना पड़ेगा। वन डायमेंशनल मतलब तो उसका ये है कि यहाँ पर जो साई था हमारा शुरू से ही एक्स पर डिपेंड कर रहा है। तुम जानते हो कि 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इस तरह से। तो उसमें से एक ही डायमेंशन पर ये डिपेंड कर रहा है, किसी एक पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको वन डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि इसका 3 डायमेंशनल इक्वेशन भी है, और वो भी तुमको जानना है। टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट मतलब होता है जो स्वतंत्र है, जो डिपेंड नहीं है, परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है। किससे स्वतंत्र है? टाइम से, समय से स्वतंत्र है, समय पर निर्भर नहीं करता है। इसका ये मतलब है। इसका मतलब ये है कि श्रोडिंगर का एक और इक्वेशन होता है जो समय पर निर्भर करता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। तो ये टाइम इंडिपेंडेंट क्या है और टाइम डिपेंडेंट क्या है, उसको थोड़ा समझो। तुम इस स्टेप को देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप। इस स्टेप में क्या हो रहा है,
इस स्टेप में क्या हो रहा है कि ये डाटा कैंसिल हो रही है, और यहाँ पर देखो कि ये टी है, यहाँ भी टी है और यहाँ पर भी टी है। जब हमने इक्वेशन को स्टार्ट किया था तो हमारे पास ये जो y था, ये y x और t दोनों पर डिपेंड कर रहा था। तो हम लोग जो वेव इक्वेशन शुरुआत किए थे उसमें दोनों वेरिएबल था, फिर हम लोग उसको वेरिएबल को सेपरेट कर दिए और ऐसा कुछ किए कि ये t यहाँ कैंसिल हो गया, तो समय को हमने हटा दिया। अब हमारे पास इक्वेशन जो है वो समय पर डिपेंड नहीं करता है। तो दो प्रकार के इक्वेशन होते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट। केमिस्ट्री में तुमको इसको पढ़ना है, ये सामान्यतः हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और यही चैप्टर, यही इक्वेशंस फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। तो फिजिक्स में हम लोग जनरली टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन पढ़ते हैं। अब इसके भी रीजन्स हैं। क्या रीज़न है? एक तो ये है कि टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन जो होता है वो मैथमेटिकली थोड़ा सा लंबा चौड़ा कठिन होता है, उसका सॉल्यूशन भी हार्ड होता है, तो उसको हम लोग फिज़िक्स में दे दिए, मैथमेटिकल है। और ये उतना ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं है, तो ये केमिस्ट्री में है। और जो एक दूसरा रीज़न है जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सामान्यतः केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ते हैं इन चीज़ों के बारे में, वो उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। एक परमाणु कैसा होता है, उसका डायमेंशन कैसा होता है, उसका साइज़ कैसा होता है, मॉलिक्यूल है तो उसका बॉन्ड कैसे बनेगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, इन चीज़ों को कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं कि कोई एटम या मॉलिक्यूल कैसा होगा, उसका डिज़ाइन कैसा होगा, वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। हाइड्रोजन का परमाणु आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले जैसा हो रहा होगा, आज भी वैसे ही है, कल भी वैसा ही रहेगा। वाटर मॉलिक्यूल जो 1000 साल पहले था वो आज भी वैसे ही है, परसों भी उसका स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। तो क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो होते हैं वो समय पर डिपेंड नहीं करते हैं, इसलिए भी हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को पढ़ते हैं। ये इक्वेशन अगर तुमको 1 डायमेंशन के रूप में आएगा तो ऐसे लिखोगे, डिराइव करोगे, और ये 3 डायमेंशन के रूप में भी आता है। तो यही इक्वेशन को हम लोग 3 डायमेंशनल फॉर्म दे सकते हैं आसानी से। उसको तुमको डिराइव नहीं करना है, उसको कुछ नहीं करना है, बस खाली लिख देना है और समझ लेना है। इन 3 डायमेंशन या the Schrodinger's time independent three-dimensional wave equation is written as। 3 डायमेंशन में कैसे लिखेंगे? इसको देख के ही हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं उसको देखो। यहाँ पर जो साई है वो केवल x पर डिपेंड कर रहा है, 1 डायमेंशन है। तो 2 डायमेंशन लिखने बोलेगा तो यहाँ x और y लिखोगे, 3 डायमेंशन बोलेगा तो x y z लिखोगे। तो कैसे लिखोगे उसको देखो। मैं पहले लिख देता हूँ, del 2 psi x y z अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 psi x y z अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2 psi एक्स वाई जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m
अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस भी साई एक्स वाई जेड बराबर 0। ये इक्वेशन श्रोडिंजर्स का टाइम इंडिपेंडेंट 3 डायमेंशनल इक्वेशन है। ये यहीं से डायरेक्ट ऐसा तुम लिखोगे, ऐसा ही है। अब केवल थोड़ा सा फ़र्क को देखो। फ़र्क ये है, केवल 2 फ़र्क है और कुछ नहीं है। साई जो यहाँ पर x पर डिपेंड करता था, यहाँ पर हम लोग उसको तीनों कोऑर्डिनेट्स पर डाल दिए हैं, x, y और z, हर जगह वैसा ही है। तो ये 3 डायमेंशनल हो गया। दूसरा ये है कि देखो साई 3 वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, पर हम यहाँ केवल x के रूप में उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तीनों पर कर रहा है पर केवल इस अंश के लिए कर रहे हैं, इसलिए इसको आंशिक बोलेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ही है। और इसीलिए यहाँ पर मैं डेल लिख दिया हूँ। यहाँ पर डी लिखा था, यहाँ क्या लिख दिया हूँ, डेल। तो और क्योंकि 3 बार अपने को डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में, एक बार z के रेस्पेक्ट में, इसीलिए ये 3 बार लिखा हुआ है और बाकी चीज़ें वैसे ही। तो ये था तुम्हारा श्रोडिंजर्स का टाइम इंडिपेंडेंट 1 डायमेंशनल इक्वेशन और 3 डायमेंशनल इक्वेशंस। तुमको श्रोडिंजर का वेव इक्वेशन को 2 फॉर्म में और पढ़ना है, पर उसकी चर्चा अभी हम लोग नहीं करेंगे। बस केवल मैं ये बता देता हूँ कि 2 अलग अलग फॉर्म और है। एक है 2 अदर फॉर्म्स, है सब वही, एक ही इक्वेशन है पर अलग अलग तरीके से लिखते हैं। एक है इन पोलर कोऑर्डिनेट्स और दूसरा है इन ऑपरेटर फॉर्म। ये सेम इक्वेशन को हम 2 तरह से और लिखेंगे बाद में। एक है पोलर कोऑर्डिनेट्स, तुमको उस समय मैं बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट्स 2 प्रकार के होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जिनको तुम एक्स वाई जेड के रूप में जानते हो शुरू से ही। एक और कोऑर्डिनेट्स का सेट होता है, उसको आर थीटा फाई बोलते हैं, उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो उस रूप, इस इक्वेशन को अगर एक्स वाई जेड जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, अगर उसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में बदल देंगे तो ये कैसा रूप ले लेगा, तुम देखोगे कि एकदम बदल जाएगा इसका रूप। और दूसरा कि ऑपरेटर्स तुम्हारे सिलेबस में है। जब मैं सिलेबस बता रहा था तो मैंने कहा था कि ऑपरेटर पढ़ना है। तो जब हम लोग ऑपरेटर पढ़ लेंगे, इसके बाद कोशिश करेंगे कि ऑपरेटर को ही टेकअप कर लें। तो जब ऑपरेटर पढ़ लेंगे उस समय मैं तुमको ऑपरेटर के समय फिर बताऊंगा कि इस इक्वेशन को हम लोग ऑपरेटर के रूप में कैसे करके लिख सकते हैं। तो ये था हमारा श्रोडिंजर्स का वेव इक्वेशन। अब हम लोग इस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे कि ये इक्वेशन क्या चीज़ है। आखिर जो पूरा क्वांटम मैकेनिक्स इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसका जो सबसे मूलभूत चीज़ है वो यही श्रोडिंजर का वेव इक्वेशन है। तो ये दरअसल है क्या चीज़, इससे हमको क्या फ़ायदा होता है, इससे हम क्या जानते हैं, अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। पर उसको श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन में जितने टर्म्स हैं उनको हम लोग को डिस्कस करना है। वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है। देखो इस इक्वेशन में क्या क्या टर्म्स हैं।
एक टर्म है साई, टर्म्स इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। एक टर्म है साई और ये एक्स वाई एच प्लांक्स कांस्टेंट है, एच एम ई और भी, कुल मिला के ये 5 टर्म हैं। एच को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांक्स कांस्टेंट। एम क्या है? मास, जो भी पार्टिकल है, जो भी सिस्टम होगा उसका मास। ई क्या है? टोटल एनर्जी, जो भी सिस्टम है उसका टोटल एनर्जी। भी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। और ये साई क्या है? बाकी सब के बारे में हम लोग जानते हैं, जो हम नहीं जानते हैं वो साई है, इम्पोर्टेंट साई ही है, इसलिए हमको साई के बारे में समझना पड़ेगा। तो अब जो हमारा डिस्कशन होगा वो कम्प्लीटली किस पर डिपेंड करेगा? साई पर। साई के बारे में हम थोड़ी ज़्यादा जानकारी लेंगे, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्कशन ऑफ साई। इसको ठीक से समझ लो। साई को हम लोग बोलते हैं वेव फंक्शन। अब से हम लोग इसका नाम क्या देंगे? वेव फंक्शन। तुम याद करो कि ये हमारा वेव था ऐसा, और मैंने एक चीज़ बताया था कि मैक्सिमम ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, बढ़ते गया, बढ़ गया, फिर मैक्सिमम हो गया, फिर घट गया। और ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको एम्पलीट्यूड या आयाम कहते हैं। तो सामान्य वेव में, क्लासिकल वेव में जो न्यूटन ने दिया था, उस वेव में जिसको हम लोग ये एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम कहते हैं, उसी के तरीके से यहाँ पर साई को कहा गया, लेकिन एम्पलीट्यूड वर्ड नाम नहीं दिया गया और उसका नाम दिया गया कि इसको हम लोग वेव का फंक्शन कहेंगे। ये जो साई है, साई सूचनाओं का भंडार है, इन्फॉर्मेशन का स्टोर है समझो। कोई भी चीज़ के बारे में तुम पढ़ोगे, जैसे मान लो तुम जानना चाहते हो कि हाइड्रोजन की संरचना कैसी है, ऑक्सीजन की संरचना कैसी है, पानी की संरचना कैसी है, कोई भी चीज़ की अगर संरचना के बारे में जानना चाहते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको उस सिस्टम के लिए जिसके बारे में तुम पढ़ना चाहते हो, उस सिस्टम के लिए तुमको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बनाना पड़ेगा। उस सिस्टम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और जब तुम सॉल्व करोगे तो तुमको ढेर सारे साई के मान मिलेंगे, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन इज ए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर क्यों कहलाता है? क्योंकि तुमने देखा वहाँ कि del 2 साई बाई del x स्क्वायर प्लस del 2 साई बाई del y स्क्वायर, ऐसा करके del 2 साई बाई del z स्क्वायर इक्वेशन देखा। ये जो 2 बार डिफ्रेंशिएशन किए हैं इसलिए उसको सेकेंड ऑर्डर कहते हैं। तो कोई भी जब हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हम साई का मान जानना चाहते हैं। सॉल्व करने का मतलब वही होता है। तुमको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ।
जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ 3x प्लस 6 बराबर 0, इसको सॉल्व करो। ये एक इक्वेशन है, ये एक समीकरण है, और इसको सरल करो और उत्तर बताओ, मैंने ऐसा कहा। तो इस इक्वेशन को सरल करना और उसका उत्तर बताने का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि x के मान को पता करना, x को जानना। तो तुम क्या करते हो, 3x बराबर -6 और फिर x बराबर, ये उधर गया तो माइनस और 6 और 3 इधर गया तो नीचे, 3 दूनी 6 और -2, और ऐसा सरल करके तुम कहते हो कि इस इक्वेशन में सर x का मान कितना होगा, -2। तो तुमने दरअसल क्या किया, x अज्ञात राशि है और इसको सॉल्व करके तुमने x के मान को ज्ञात किया। एग्जैक्टली हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में यही काम करते हैं। किसी सिस्टम के लिए जब हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा पर्पस होता है साई के मान को ज्ञात करना। साई के मान को क्यों ज्ञात करते हैं? क्योंकि साई के मान को जानने के बाद ही हम उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक को, उस सिस्टम से संबंधित सारी बातों को जान सकते हैं, क्योंकि उस सिस्टम से संबंधित सारी चीज़ें इसके अंदर में स्टोर होती हैं मैथमेटिकली। इन चीज़ों को हम लोग बाद में देखेंगे, तुमको एप्लीकेशन भी पढ़ना है, 1-2 एप्लीकेशन, फिर तुम देखोगे कि कैसे साई इम्पॉर्टेंट होता है। तो पूरे वेव मैकेनिक्स में जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है साई। पर साई को इंटरप्रेट कर पाना कठिन है। साई का इंटरप्रिटेशन तुमको सामान्यतः नहीं मिलेगा। साई को वेव फंक्शन कहते हैं, ये स्टोर हाउस है, इससे बहुत फ़ायदा होता है, ये होता है, वो सब कुछ है। पर साई से ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस देते हैं एक दूसरे टर्म को जो साथ साथ आता है तुमको, और इसके बारे में थोड़ी देर में मैं फिर तुमको बताऊंगा। या फिर मैं एक और चीज़ बता देता हूँ तो फिर इस पर आऊँगा। साई के साथ साथ तुमको जो एक्सप्लेन करने के लिए एग्ज़ाम में आता है वो है साई स्क्वायर। हम लोग पहले साई स्क्वायर को पढ़ लेते हैं और फिर एक बार इस पर आएंगे। साई स्क्वायर, पहले इसको पढ़ते हैं। साई को जैसे हम लोग वेव फंक्शन कहते हैं, साई स्क्वायर को कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल या सिस्टम। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, कण को पाने की संभावना। प्रोबेबिलिटी की हिंदी क्या होती है? संभावना। अब तुमको इसको समझना पड़ेगा, यही पूरे क्वांटम मैकेनिक्स का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी कारण क्लासिकल फिज़िक्स और क्वांटम फिज़िक्स अलग अलग हो गया पूरा, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तुमको जिस शब्द की ज़रूरत पड़ेगी वो है प्रोबेबिलिटी। उसको समझोगे संभावना को तभी ये होगा। इसको समझने के लिए हम लोग बोर्स मॉडल और क्वांटम मॉडल जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको क्वांटम मॉडल कहते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। मान लो कि हाइड्रोजन का परमाणु है, तो बोर के हिसाब से तुम हाइड्रोजन के परमाणु को कैसे दिखाओगे? ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर माइनस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, और वो निश्चित वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है। बोर ने यही क्या कहा था कि सर्टेन सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ, निश्चित वृत्ताकार रास्ते में घूमेगा, जिसको ऑर्बिट कहते हैं या जिसको कक्ष कहते हैं। अब हम लोग एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो एक्सपेरिमेंट मैं तुमको बताने जा रहा हूँ उसको कहते हैं थॉट एक्सपेरिमेंट।
उसको कहते हैं थॉट एक्सपेरिमेंट। थॉट मतलब होता है विचार, कल्पना, थिंकिंग। मतलब ये एक्सपेरिमेंट वास्तव में हम कर नहीं सकते हैं, पर मन में सोच रहे हैं कि ऐसा अगर करेंगे तो क्या होगा। तो एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो, मान लो कि तुमको इस इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है कि वो कहाँ पर है, किस जगह में, और तुमको ये पता है कि त्रिज्या, नाभिक से त्रिज्या इतनी दूरी पर है और उसमें वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है। तो तुमको उसको ढूंढना है तो क्या करोगे? तुम ये रास्ता पता कर लो और रास्ते पर कहीं पर भी खड़े हो जाओ। मान लो कि ये तुम यहाँ खड़े हो गए हो, ये तुम हो मान लो। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से घूमते हुए आएगा तो यहाँ जब आएगा तो तुम उसको पहचान लोगे, तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। या इधर से घूमते आएगा तो यहाँ पर पहचान हो जाएगी। तुम कहीं भी खड़े हो जाओगे, मान लो यहाँ पर खड़े हो गए हो और ये इधर से घूमता है, तो जब इतना घूमते 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 यहाँ पर आएगा तो तुमसे मुलाकात हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम सही रास्ते पर, अगर उसका रेडियस मालूम है और सही रास्ता मालूम है और उस सर्कुलर पाथ पर कहीं पर भी तुम खड़े हो जाओगे, तो ये तय है कि देर सवेर वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से गुजरेगा ही और तुमको मिलेगा ही, तुम उसको पालोगे। क्योंकि यहाँ पर उसके घूमने का जगह फिक्स्ड है, घूमने का रास्ता फिक्स्ड। क्वांटम मॉडल में वैसा नहीं है। क्वांटम मॉडल में वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लो कि ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो कितनी दूरी पर घूमेगा वो फिक्स्ड नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी घूम सकता है, यहाँ से भी घूम सकता है, इतना दूर में भी घूम सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं पर भी वो रह सकता है। उसके पाने की संभावना जो है वो कहीं पर भी है। अब तो ये बहुत बड़ा दिक्कत हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं था कि फिक्स्ड है, हम कैलकुलेशन कर लिए, एक्सपेरिमेंट कर लिए, मान लो पता चल गया कि इतना दूरी पर है, आर यहाँ है, चलो वहाँ खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पर खड़े होंगे तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा। मान लो तुमको इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है तो तुम खड़े कहाँ पर रहोगे? यहाँ खड़े रहोगे तो हो सकता है तुमको वो कभी भी नहीं मिले, वो इधर उधर कहीं से भी रहेगा। यहाँ भी रहोगे तो हो सकता नहीं मिले, यहाँ भी रहोगे तो हो सकता नहीं मिले। तो ये एक परेशानी है। तो हम क्या करें? हम यहाँ पर दो तरह से समझ सकते हैं। मैं तुमको दोनों बातें समझाता हूँ। जैसे सपोज़ करो कि इलेक्ट्रॉन को मैं देख सकता हूँ। मेरा पड़ोसी है, मेरे पड़ोस में रहता है और मैं इलेक्ट्रॉन को देख सकता हूँ। भगवान ने मेरी आँखों में इतनी ताकत दी है कि मैं इलेक्ट्रॉन को देख सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा पड़ोसी है। अब नेचुरली जिस तरह से होता है कि हम अपने अड़ोस पड़ोस के बारे में थोड़ा उत्सुक रहते हैं कि वो कहाँ जाता है, क्या काम करता है, कहाँ दिन भर टाइम गुजारता है। तो मैं भी मान लो उसके बारे में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि ये मेरा पड़ोसी इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ जाता है। तो मैं चुपचाप उसका पीछा मान लो करता हूँ। तो एक दिन गया तो मैं देखा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मिला, दूसरे दिन गया तो देखा कि यहाँ पर मिला, तीसरे दिन गया तो देखा कि यहाँ पर मिला, कभी यहाँ मिला। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक्चुअली में कहाँ पर रहता है। तो मैं बार बार गया और करोड़ों बार गया मान लो। तो जब करोड़ों बार गया और जहाँ जहाँ पर मिला वहाँ पर मैंने एक स्पॉट डाल दिया कि ये इलेक्ट्रॉन मेरे को आज यहाँ मिला था, कल वहाँ मिला था। अगर मैं ऐसा करता रहूँगा तो एक पैटर्न उभरेगा, और वो पैटर्न कैसा उभरेगा वो देखो। ये मत समझना कि जितने डॉट हैं उतने इलेक्ट्रॉन हैं, वो सब एक ही इलेक्ट्रॉन है, पर वो जहाँ जहाँ मुझको मिलता गया है वहाँ वहाँ पर मैं उसको डॉट लगाते गया हूँ। मेरा पड़ोस में एक दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रहता है मान लो, तो उसको भी मैं स्टडी किया। उसका प्रोबेबिलिटी, उसका जो जहाँ जहाँ वो मिलता था मेरे को लाखों करोड़ों बार, उसको ही मैंने डॉट डालता गया तो उसका डिज़ाइन ऐसा निकला। यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, पर ऐसा एक पैटर्न दिख रहा है। ये भी कहीं मिल रहा है इस तरह से। मैं इतना स्टडी करके रखा हूँ।
इसका एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी मैं तुमको बताता हूँ। मान लो कि मेरे पास एक ऐसा कैमरा है जो कि इलेक्ट्रॉन का फ़ोटो ले सकता है। तो मान लो मेरा पड़ोसी इलेक्ट्रॉन जो कहीं घूमने गया है और मैं उसको स्नैप ले लिया, फ़ोटो ले लिया, तो एक स्पॉट पता चल गया कि यहाँ पर है। कल लिया तो यहाँ, परसों लिया तो यहाँ, और ऐसा करके मैं हर दिन लेता गया उसके जगह को, तो पैटर्न मेरे को कुल मिलाकर के इस तरह का दिखा। किसी इलेक्ट्रॉन का जो मेरा दूसरा पड़ोसी ऐसा भी दिख सकता है। इतनी चीज़ें मैं अपने पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन के बारे में जान करके रखा हूँ। अब मान लो कि किसी दिन तुमको इलेक्ट्रॉन से ज़रूरत पड़ गई और तुम मेरे पास आए और बोले सर इलेक्ट्रॉन तो आपका पड़ोसी है, उसको मेरे को पता करना था, बहुत ज़रूरी काम था कि वो कहाँ मिलेगा। तब जो मेरा जवाब होगा वो इम्पोर्टेंट। अगर मैं इसको स्टडी करके रखा हूँ और तुम पूछोगे कि सर इलेक्ट्रॉन से मेरे को मिलना था, बहुत ज़रूरी काम था, और आप बताइए तो थोड़ा जल्दी उससे मिल लेता हूँ, तो अगर मैं ये स्टडी करके रखा हूँ बोर के हिसाब से, तो मैं तुमको बता दूंगा कि देख ये मेरा घर है और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर चल जा और वहाँ पर एक तुमको 100 मीटर की दूरी पर वहाँ एक सर्किल होगा, वहाँ तुम खड़े रहना, वो तुमको मिल जाएगा। ज़्यादा झंझट की ज़रूरत नहीं है। तुम चल जाओगे वहाँ 10 मीटर या 100 मीटर दूर जितना मैं बताया हूँ, वहाँ खड़े रहोगे, ये इलेक्ट्रॉन मॉर्निंग वॉक करके घूमते हुए आएगा, तुमको कहीं ना कहीं मिल जाएगा उस रास्ते पर। लेकिन अगर क्वांटम मॉडल के हिसाब से मैं तुमको जवाब दूंगा, तो मैं तुमको जवाब दूंगा कि देखो मेरे को तो नहीं पता है कि श्योर शॉट वो कहाँ मिलेगा। तब तुम नर्वस हो जाओगे क्योंकि तुमको बहुत ज़रूरी काम था इलेक्ट्रॉन से, जीने मरने का क्वेश्चन है मान लो। तो तुम बोलोगे सर बहुत ज़रूरी था, मिलना तो है, तो चलिए आप एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं, तो ये तो कम से कम बता दीजिए कि उसकी कहाँ पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, मैं कहाँ ढूंढूं, इतने बड़े शहर में, इतने बड़े मोहल्ले में, इतने बड़े गांव में मैं उसको कहाँ पर ढूंढूंगा, और मेरे को टाइम भी नहीं है। तो आप जल्दी से बता दीजिए कि संभावना कहाँ पर है, ताकि मैं वहाँ रहूँ तो कम से कम ज़्यादा चांस रहे कि मिल जाए। चांस कहाँ पर ज़्यादा है, तो चांस के लिए फिर मैं तुमको बोल सकता हूँ कि हाँ ये मैं बता सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन को अगर तुम इसको ढूंढने जा रहे हो तो इतने बड़े जगह में तुम रहना, और कहीं ना कहीं तुमको ज़्यादा 90% चांस है, 95% चांस है कि तुमको इतने जगह में तो वो मिल जाएगा। यहाँ मत रहना, यहाँ मत रहना, वहाँ मत रहना। अगर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन के बारे में बोलूँगा तो मैं बोलूँगा कि देखो इस तरह से वो रहता है और तुम इस डिज़ाइन में कहीं पर खड़े रहना, अब यहाँ मत रहना क्योंकि यहाँ बहुत कम संभावना है, 90% चांस है, 95% चांस है कि वो इतने में रहेगा। तब तुम बोलोगे कि चांस आप बोल रहे हैं सर, प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं, तो ये बताइए तो यहाँ पर कितना प्रोबेबिलिटी है, 80% है क्या, ये 95% है क्या, ये 33% है क्या, कितना परसेंट है चांस बताइए तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहाँ से आएगा? ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आता है साई स्क्वायर्स। यही चीज़ वो बताता है कि कहाँ कितनी संभावना है, कहाँ कितनी प्रोबेबिलिटी है। एग्जैक्ट तो बताया नहीं जा सकता है, बोर के जैसा एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है, पर प्रोबेबिलिटी की गणना की जा सकती है, और वो प्रोबेबिलिटी को कौन बताता है? साई स्क्वायर। देयरफॉर साई स्क्वायर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल के पाने की संभावना को वो बताता है। तो तुमको अगर ज़रूरी काम है तो तुम 33% वाले जगह पर रहोगे कि 95% वाले जगह पर रहोगे? नेचुरली तुमको अगर मालूम हो गया कि यहाँ 95% है तो तुम यहाँ ढूंढने जाओगे, यहाँ ढूंढने नहीं जाओगे। तो ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? साई स्क्वायर से। देयरफॉर साई स्क्वायर इज़ इम्पॉर्टेंट। साई में सारे इन्फॉर्मेशंस हैं, पर प्रैक्टिकली ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा नहीं करता है। सारा इन्फॉर्मेशन रखते हुए भी व्यावहारिक रूप से हमारे लिए फ़ायदेमंद कौन है? साई स्क्वायर। देयरफॉर साई स्क्वायर इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो हमको क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी को। अब जबकि हमने थोड़ी सी जानकारी साई के बारे में ले ली और थोड़ी सी जानकारी साई स्क्वायर के बारे में ले ली, तो अब हम एक बार फिर से साई पर आते हैं। इसको मैंने छोड़ा था कि पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसको मैं समझा दूंगा। तो अब फिर से मैं इसके बारे में आता हूँ। अब वो क्या चीज़ है वो देखो।
मैंने कहा कि हम लोग कोई भी प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज़ करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या चीज़ है? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये मैथमेटिक्स का कैरेक्टरिस्टिक है कि जब कोई भी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या इस तरह के इक्वेशन को तुम सॉल्व करते हो तो तुमको एक से ज़्यादा मान मिलते हैं, एक से ज़्यादा वैल्यू मिलते हैं। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल तुमको बताता हूँ। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि x² बराबर 16, तो x का मान बताओ। तो तुम एक बार में तो ऐसे बोल दो कि x बराबर 4 होगा, लेकिन ये 100% सही उत्तर नहीं है। x का मान +4 भी होता है और -4 भी होगा, क्योंकि +4 को भी स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा और -4 को भी स्क्वायर करोगे तो 16 ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने से हमको x के 2 उत्तर प्राप्त होते हैं, एक है +4 और दूसरा है -4। उसी तरह से जब हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो साई के ढेरों मान मिलते हैं, 2 4 के क्या इन्फिनाइट मान मिलते हैं, बहुत सारे वैल्यूज़ मिलते हैं साई के। अब जब इन्फिनाइट मान मिलते हैं, सैकड़ों हज़ारों मान लो मिल गया, तो तुम उसमें किस साई को अपने लिए यूज़फुल पाओगे और किस साई को यूज़फुल नहीं पाओगे। तुमको कुछ साई को अपने लिए रखना पड़ेगा, कुछ साई को रिजेक्ट करना पड़ेगा कि ये मेरे कोई काम का नहीं है। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये तो मैथमेटिक्स है, लेकिन कई बार हम लोग इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो कुछ वैल्यू हमारे डेली लाइफ के लिए उपयोगी होते हैं। जैसे मान लो ये रुपया में आ रहा है, तो +4 का तो मतलब है कि 4 रुपया, -4 रुपया का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो तुम स्कूल में सब पढ़े भी होगे कि कुछ मान को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ को रिजेक्ट कर देते हैं व्यवहार में, प्रैक्टिकल लाइफ में। उसी तरह से सैद्धांतिक रूप से तो इसके बहुत सारे वैल्यू मिलेंगे, लेकिन व्यावहारिक रूप से हम कुछ वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, कुछ साई को एक्सेप्ट करेंगे और कुछ साई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो जब हम साई को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ न कुछ आधार होना चाहिए। हम किस बेसिस पर किसी को एक्सेप्ट करेंगे और किसी को छांटेंगे, तो उस बेसिस को बनाने के लिए साई को कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। वह साई जो कुछ नियमों का पालन करेगा, जिसमें कुछ विशेषताएं होंगी, वो साई को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और जिन साई में वो विशेषताएं नहीं होंगी तो उनको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि साई का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए। यहाँ तुम आगे भी लिख सकते हो, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, इज अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट हैज़ many solutions. So we get number of psi, but all psi are not acceptable. Only those psi which fulfill some criteria are accepted, and these are called well behaved functions, well behaved wave functions. जो मैंने अभी कहा उसी को मैंने लिखा हूँ कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, हम लोग बहुत सारे साई को प्राप्त करते हैं,
सभी साई एक्सेप्टेबल नहीं हैं। जो साई कुछ क्राइटेरिया का पालन करेंगे उसको एक्सेप्ट करेंगे, और ऐसे साई जिनको हमने एक्सेप्ट किया है उनको कहते हैं वेल बिहेव्ड। वेल बिहेव्ड मतलब जिसका व्यवहार अच्छा है, जिसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम लोग घर में भी, परिवार में भी, समाज में भी, स्कूल कॉलेज में भी, क्लास में भी जो कुछ नियमों का पालन करते हैं, जो डिसिप्लिन में रहते हैं, जो जहाँ का जैसा नियम है उसको फॉलो करते हैं, तो हम उनको कहते हैं ये वेल बिहेव्ड है, इसका व्यवहार कितना अच्छा है, उसको सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो साई को भी कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। तो हम अभी देखेंगे कि साई को किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साई। पहला लिखो, साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। एट ए मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, इतना भी लिख दोगे तो हो जाएगा। एट ए पॉइंट लिख दो। किसी जगह के लिए साई का कितना मान होगा? एक मान होगा, सिंगल वैल्यूड। एक बिंदु के लिए, एक जगह के लिए एक वैल्यू होगा। साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। अभी और समझाता हूँ। दूसरा लिखो, साई एंड डी साई बाई डी एक्स, इसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव, प्रथम व्युत्पन्न, माने एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साई, और जब उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साई शुड बी कंटिन्यूअस। साई शुड बी कंटिन्यूअस। तीसरा लिखो कि साई मस्ट बी फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है निश्चित, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, फाइनाइट का मतलब होता है फिक्स्ड, निश्चित। साई में बी रियल और कॉम्प्लेक्स। साई का माने रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अभी समझाता हूँ। इफ साई इज कॉम्प्लेक्स, जटिल अगर है, देन साई स्टार इज इट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। साई रियल भी हो सकता है, साई कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अगर साई कॉम्प्लेक्स है तो साई स्टार एक लेंगे और उसका वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा, और उस स्थिति में साई बराबर होता है ए प्लस आई बी, और साई स्टार बराबर होता है ए माइनस आई बी, जहाँ आई बराबर √-1 है। अब ये मैंने क्या लिखा है इसको मैं तुमको अब समझाता हूँ। एक दो ड्रॉ कर लो ऐसा। हमको साई के साथ में कर्व ड्रॉ करना रहेगा, बाद में देखेंगे, अभी ऐसे ही समझते हैं इन पॉइंट्स को। अगर कर्व तुम्हारा इस प्रकार का ऐसा करके आ रहा है तो इसको कंटिन्यूअस कर्व बोलते हैं।
इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस। अगर ऐसा कर्व आ रहा है तो इस कर्व में एक दूसरी विशेषता ये होती है कि साई एंड डी साई बाई डी एक्स बोथ आर कंटिन्यूअस। यहाँ पर देखो साई एंड डी साई बाई डी एक्स, जिसको फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोलते हैं, शुड बी कंटिन्यूअस, लगातार होना चाहिए। लगातार नहीं होगा तो कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा। देखो मान लो कोई कर्व ऐसा आ गया तो यहाँ से यहाँ तक गया और फिर एकदम शार्प ऐसे करके हो गया, एकदम ये ऐसा ही होगा ज़रूरी नहीं है, ऐसा गया और ऐसा हो गया मान लो, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये टूट गया, यहाँ से दूसरा आ गया। ये भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है, पर टेढ़ा मेढ़ा और इस टेढ़े मेढ़े में फ़र्क है। देखो यहाँ पर ये ब्रेक है एक प्रकार से, यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं है। तो कंटिन्यूअस मतलब सीधा मत समझना, इसको कंटिन्यूअस लगातार सतत बोलेंगे, और ये सतत नहीं है, यहाँ से यहाँ तक गया और फिर ऐसे ब्रेक टाइप का हो गया ये। तो यहाँ पर इसके लिए साई इज़ कंटिन्यूअस, साई तो कंटिन्यूअस है, बट डी साई बाई डी एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूअस, ये सतत नहीं है। साई सतत है क्योंकि कहीं पर गैप नहीं है, सटा हुआ है, इसलिए साई कंटिन्यूअस है, लेकिन उसका फर्स्ट डेरिवेटिव डी साई बाई डी एक्स उसको हम लोग कंटिन्यूअस नहीं कहेंगे। लेकिन अगर मान लो कि ये कर्व एक ऐसा है और एक ऐसा है, अगर ऐसा आ गया तो यहाँ पर सब चीज़ डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस कुछ नहीं है। तो साई इज़ डिसकंटिन्यूअस। उसके बाद मान लो कि साई अगर ऐसे आता है, ऐसा इस तरह से अगर कंटिन्यूअस चला ही जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे साई इज़ इन्फानाइट, अनंत है। और अगर मान लो कि कोई कर्व ऐसा है तो यहाँ पर साई इज़ मल्टी वैल्यूड, मल्टी माने बहुत, वैल्यू माने मान, एक से ज़्यादा मान, तो उसको बोलते हैं मल्टी वैल्यूड। अब तुम देखो, इन ग्राफ्स को देखो और उसको देखो, यहाँ पहला क्या बोलता है, किसी एक बिंदु पर साई का सिंगल मान होना चाहिए। इस कर्व को देखो, मान लो कि मैं बिंदु ये लेता हूँ, ये बिंदु लेता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं कर्व ऐसे करके इसको आगे बढ़ाऊँगा तो ये जो वैल्यू हो, यहाँ के लिए भी वही है, यहाँ के लिए भी वही है, यहाँ के लिए भी वही है, यहाँ के लिए सभी वैल्यू वहीं पर होंगे। तो साई के एक मान के लिए ढेर सारे वैल्यू हैं, तो ये साई एक्सेप्टेबल नहीं होगा, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि वो एक नंबर का पालन नहीं कर रहा है। ये मल्टी वैल्यूड है, मल्टी वैल्यूड नहीं होना चाहिए, कर्व ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी साई के लिए कर्व ऐसा है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। तुम ध्यान दो कि मैं तुमको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस साई को एक्सेप्ट करेंगे और किस साई को रिजेक्ट करेंगे। तो साई के लिए एक वैल्यू, एक जगह के लिए एक वैल्यू होना चाहिए, यहाँ पर एक पॉइंट के लिए कई वैल्यूज़ हैं, तो हम ऐसे साई को रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा क्या बोलता है, देखो, साई एंड डी साई बाई डी एक्स शुड बी कंटिन्यूअस, लगातार होना चाहिए। तो जैसे ये है तो ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर साई भी, यहाँ पर डी साई बाई डी एक्स भी, दोनों कंटिन्यू सतत हैं। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो ये साई को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि साई तो कंटिन्यूअस है लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है। हमारा कंडीशन है कि दोनों कंटिन्यूअस होना चाहिए। और फिर क्या है कि साई फाइनाइट होना चाहिए,
फाइनाइट मतलब एक निश्चित मान होना चाहिए, कहीं पर जाकर के वो रुक जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बढ़ते चला गया और अंतरिक्ष में घुस गया। यहाँ पर वही चीज़ है, देखो ये बढ़ते जा रहा है, उसका कोई छोर ही नहीं पता चल रहा है कि कहाँ ख़त्म होगा। तो इसीलिए साई इन्फिनाइट है, यहाँ पर अनंत मान है। तो ऐसा साई भी को भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये 3 कंडीशन है मुख्य रूप से 1 2 3। और उसके बाद बोलता है कि साई रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ये मैथमेटिक्स के हैं, जैसे जो नंबर तुम यूज़ करते हो 2 4 5 10 20 A B X Y Z, वो सभी रियल नंबर हैं, उनके वैल्यूज़। कुछ नंबर कॉम्प्लेक्स होते हैं। इमेजिनरी एक नंबर होता है जिसको आई बोलते हैं, काल्पनिक मान है, ये काल्पनिक संख्या है। आई का मान होता है √-1, तो इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अगर ये कहीं पर लगा हुआ है, अगर ये किसी के साथ भी लगा हुआ है आई, तो उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जटिल अंक बोलते हैं। तो उसका फॉर्म मान लो मैंने ऐसा लिख दिया है A+IB। अगर साई अगर ऐसा है तो उसके साथ में एक और साई रहेगा जिसको हम लोग साई स्टार बोलते हैं। क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंस कौन रखता है, देखो अभी मैंने स्पष्ट कहा है कि साई इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट साई स्क्वायर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो हमको साई को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर हमारा साई रियल है, अगर रियल है तो फिर हम उसको साई स्क्वायर के रूप में ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर साई हमारा कॉम्प्लेक्स है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स के लिए अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगा साई इंटू साई स्टार, ये हो जाएगा। ये दोनों भी स्क्वायर जैसा ही आएगा, पर कॉम्प्लेक्स के कारण उसको हम लोग ऐसा लिखते हैं। और अगर रियल है तो सीधा सीधा हम लोग प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर लिख देंगे। तो ये सब फिर आगे भी आएगा, अभी ज़्यादा हड़बड़ाने की बात नहीं है। अभी बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप का ही इन चीज़ों का है। जब आगे एप्लीकेशंस पर होगा और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है तो फिर ये सब चीज़ जैसे आती जाएंगी तो तुमको और भी क्लियर होता जाएगा। पर फिर भी मैंने बहुत सारी बातें तुमको बता दिया है। और मैं एक बार आज के क्लास को एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ 2 मिनट में। आज हमने क्या किया, शुरुआत में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को स्टेप वाइज मैंने तुमको समझाने की कोशिश की। कल के क्लास में, पिछले क्लास में उसको मैंने डिटेल डेरिवेशन किया था, वही चीज़ मैंने आज भी किया। पर आज करने का मेरा उद्देश्य ये था कि तुम देखो कि जो चीज़ें कभी देखने में कठिन लगती हैं उनको अगर हम लोग प्लान्ड तरीके से अगर सीखें तो बहुत इजी हो जाती है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव करना वो बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग है। बस तुम केवल 2 4 5 स्टेप को माइंड में रखे रहो और लिख करके प्रैक्टिस कर लो। पढ़ने के बारे में मैं एक बात और तुमको बताता हूँ कि इंग्लिश में पढ़ने के 3 स्टेप बताए गए हैं। एक इंग्लिश प्रोवर्ब है, अब इसको मिटा देता हूँ। रीडिंग ये पुराने इंग्लिश लैंग्वेज में मैकेथ लिखा हुआ पाओगे, पर मैं उसको आजकल मैक्स कर दिया हूँ, ऐसा बोलते हैं। रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, कन्वर्सेशन ए रेडी मैन। इसका मतलब है कि हमको तीन स्टेप को फॉलो करना चाहिए। अगर तुम पढ़ते हो तो फुल मैन बनोगे, समझ में आ जाएगा। मान लो उस चीज़ को अगर लिख लोगे तो एग्जैक्टनेस आएगा। और अगर उसको तुमने किसी के साथ कन्वर्सेशन कर लिया, बातचीत कर लिया, डिस्कशन कर लिया, तो तुम रेडीमेड हो जाओगे। तुम्हारे टिप्स पर, तुम्हारे जिह्वा पर वो चीज़ें आ जाएंगी। इसलिए
जैसे ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ना है मान लो, तो पढ़ो एक बार, लिखो कई बार, जितना बार 5 बार 10 बार मेहनत करने से मत घबराओ। जितनी बार लिखोगे टेबल कुर्सी पर, जितना पसीना बहाओगे वही तुमको काम आएगा। तो 2 4 5 10 20 बार लिखो, जब तक मन करता है लिखते रहो, एग्जैक्ट हो जाओगे। और फिर किसी अपने फ्रेंड के साथ में या ग्रुप में उसको डिस्कस कर लो, किसी को पढ़ा दो ना, सबसे अच्छा तो वही है, किसी को ही पढ़ा दो। चलो बैठो, मैं तुमको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन समझाता हूँ। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो ये चीज़ें तुम्हारे लिए बच्चों के खिलौने जैसी हो जाएंगी। तो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को स्टेप वाइज आज करके देखा। बताने के पीछे उद्देश्य तुमको साइकोलॉजिकली मैथ्स के डर को हटाना था। और उसके बाद मैंने ये कहा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, पूरा क्वांटम मैकेनिक्स उसी पर डिपेंड करता है। आगे हम लोग उसके ढेर सारे एप्लीकेशन को देखेंगे और समझेंगे कि वो क्या चीज़ है। फिर हमने ये देखा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है साई। तो साई और साई स्क्वायर को हमने डिटेल समझा कि साई वेव फंक्शन है और उसका क्या करेक्टरिस्टिक होना चाहिए, वेल बिहेव्ड फंक्शन किसको बोलते हैं, किन किन करेक्टरिस्टिक को पालन करेगा तो एक्सेप्टेबल होगा, नहीं करेगा तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। साई स्क्वायर क्या है उसको हमने डिटेल में समझने की कोशिश की कि साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी को बताता है। और फ़र्क यहीं पर आ जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्लासिकल जो न्यूटन के द्वारा दिया गया था उसमें, और या जो पुराने हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर्स हैं जो स्कूल से पढ़ते आए हो वो, और आज उसमें फ़र्क यही है कि पहले प्रोबेबिलिटी नाम की शब्द नहीं थी। लोग ये जानते थे कि अगर इतनी दूरी पर रहेगा तो उसकी त्रिज्या इतनी होगी, वहाँ मिल जाएगा, ये सारी बातें। अब हम लोग उसको एग्जैक्टनेस को ख़त्म कर दिए हैं और हम अब प्रोबेबिलिटी की चर्चा करते हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में भी जैसे जैसे और भी चीज़ें आते जाएंगी हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। पर प्रारंभिक रूप से हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमको समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसको पढ़ लेना और नेक्स्ट क्लास में ऑपरेटर्स पढ़ के आना। अब हम लोग पहले ऑपरेटर को पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को पढ़ेंगे। थैंक यू।